आदर्श और गोपाल बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी हैसियत में बहुत अंतर था। जहां एक तरफ आदर्श बहुत अमीर आदमी था, तो वहीं गोपाल बहुत गरीब था। आदर्श बड़े बड़े होटलों का मालिक था, लेकिन गोपाल एक स्कूल के बाहर आलू पूरी का स्टॉल लगाता। एक दिन गोपाल की पत्नी राधा उसके स्टॉल पर आकर बोलती है, सुनिए जी, आप कब तक ऐसे स्कूल के बाहर आलू पूरी बेचते रहोगे? कुछ और काम करने की सोचिए। सिर्फ आलू पूरी बेचने से इतनी महंगाई में घर नहीं चलने वाला। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं इसके अलावा कर भी क्या सकता हूँ। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इस स्टॉल को चलाते चलाते कई साल हो चुके हैं। अब मैं इस आलू पूरी के स्टॉल को बंद नहीं कर सकता। ठीक है, मत बंद करिए, लेकिन मुझे आपका ये काम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आपका दोस्त आदर्श इसी काम से कितना बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन आप अभी भी वहीं के वहीं हो। मैं दूसरों को देखकर काम नहीं करता हूँ, बल्कि जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना काम करता हूँ। और जरूरी नहीं है कि सबकी किस्मत एक जैसी हो। जी, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान है। हम कब तक अपना जीवन इस गरीबी में काटते रहेंगे? वो तो भगवान ही जाने हमारे दिन कब बदलेंगे। हम तो सिर्फ अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं। जी कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमारे दिन भी बदल जाएंगे। चलिए ठीक है, अब आप काम करिए, मैं घर चलती हूँ। रुको, लंच का समय तो हो ही गया है, और अब जब तुम मेरे आलू पूरी के स्टॉल पे आ ही गई हो तो यहीं खा लो। दोनों साथ में बैठ के खाते हैं। गोपाल इतना कहकर राधा को एक प्लेट में आलू पूरी लगा देता है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर वहाँ पर रुकती है। उसमें गोपाल का दोस्त आदर्श निकल कर आता है, जिसे सूट बूट में देखकर गोपाल दंग रह जाता है और उससे बोलता है, क्या बात है भाई, आज तू गरीब के स्टॉल पे कैसे आ गया? आज तुझे अपने दोस्त की याद आ गई क्या? यार तू कैसी बात कर रहा है? तू तो मेरा दोस्त है। मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? भाई, तुझसे दोस्ती निभाने की हिम्मत तो मुझ में है नहीं। मैं एक गरीब आदमी हूँ और ये स्टॉल लगा के आलू पूरी बेचता हूँ, और तेरे तो इतने बड़े बड़े होटल हैं। मानता हूँ भाई, आज मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, लेकिन आज शायद तू ये भूल रहा है कि पहले भी मैं यही काम करता था। मेरी पहली कमाई इसी से आई थी, तो मैं इस काम को कैसे भूल सकता हूँ? पहले तू मुझे ये बता कि तू इतने सालों बाद यहाँ करने के आया है? तेरे हाथों की बनी हुई आलू पूरी खाने के लिए। मेरे होटल में खाना तो बहुत मिलता है, आलू पूरी भी मिलती है, लेकिन तेरे हाथों में जो स्वाद है वो किसी के हाथों में है ही नहीं। इसलिए आज मैं सब छोड़कर तेरे पास आ गया बस। ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम? तुम्हारे होटल में भी तो आलू पूरी मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि एक शेफ अच्छा ना बना पाए, लेकिन सारे अच्छा ना बना पाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं सच बोल रहा हूँ यार। मेरे होटल में जितने भी अच्छे शेफ हैं ना, उन सभी ने कोशिश करी अच्छे से अच्छी आलू पूरी बनाने की, लेकिन किसी के हाथ में वो स्वाद ही नहीं है जो तेरे हाथ में है। तो एक काम करो ना, तुम खुद ही एक दिन सबकी क्लास ले लो, सभी को सिखा दो कि कैसे बनाना है। क्योंकि तुम भी तो ऐसे ही आलू पूरी बनाते थे जैसा मैं बनाता हूँ, तो सभी को सिखाओगे तो सीख जाएंगे। अच्छा, बस यही बाकी रह गया है कि इतने अमीर आदमी होने के बाद भी मैं अपने होटल स्टाफ के साथ मिलकर खाना बनाऊं। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अपना काम बढ़ाने के लिए इंसान को कुछ भी करना पड़ता है। तुम भी तो ये कर सकते हो ना। अरे, अमीर होने के बाद भी इंसान में घमंड नहीं होना चाहिए। इतना घमंड करते हो ना, ये ठीक नहीं है। अमीर हूँ तो घमंड तो होगा ही, और अब मैंने ये सब काम छोड़ दिए हैं, तो मुझसे ये सब अब काम नहीं होगा। तो जल्दी से मुझे एक प्लेट आलू पूरी लगा कर दे, मैं खाऊं, मुझे भूख लगी है। आदर्श अपने बड़े बड़े होटलों का खाना छोड़कर अपने दोस्त के छोटे से स्टॉल पर आलू पूरी खाने के लिए बैठ जाता है और स्वाद लेते हुए कई आलू प्लेट की पूरी भी खा जाता है। तभी वहाँ पर उसके और भी जानने वाले लोग आ जाते हैं और उसे एक छोटे से स्टॉल पर आलू पूरी खाते हुए देखकर कुसुम नाम की एक औरत बोलती है, सर आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप इतने अमीर आदमी होने के बाद भी इस छोटे से स्टॉल पर आलू पूरी क्यों खा रहे हैं? इन गरीबों के हाथ का खाना हमारे लिए नहीं बना है, ये सब खाना इन जैसे गरीब लोगों के लिए ही है। कुसुम मैडम, आप शायद ये भूल रही हैं कि भूख लगने पर इंसान खाना और खाने का स्वाद देखता है, ना कि ये कि उस खाने को बनाने वाला कौन है, कोई अमीर आदमी है कि गरीब आदमी, ये कोई नहीं देखता। आप कहना क्या चाहते हैं कि इस गरीब की आलू पूरी आपके होटल की आलू पूरी से ज्यादा अच्छी है? हाँ, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, तो आप भी एक बार खा के देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। अगर ऐसी बात है तब तो मुझे भी खाना ही पड़ेगा। कुसुम इतना कहकर आदर्श के साथ वो आलू पूरी खाने लगती है। सच में उसे गोपाल की आलू पूरी बहुत पसंद आती है और वो बोलती है, ये आलू पूरी सच में बहुत टेस्टी है। अब समझ में आया कि आप यहाँ की आलू पूरी क्यों खा रहे हैं। अब मैं तो सोच रहा हूँ कि रोज ही आऊँ इस आलू पूरी के खाने के लिए। क्यों गोपाल, खिलाएगा ना मुझे तू रोज?
अपने हाथों की बनी हुई आलू पूरी। मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? मुझ गरीब को आलू पूरी बेचने से मतलब है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कौन खा रहा है, अमीर खा रहा है, गरीब खा रहा है। खाओ। इसका मतलब तुम मुझसे भी पैसे लोगे अपनी इस आलू पूरी के? हाँ, पैसे तो लूंगा मैं, मेरी रोजी रोटी है ये। अगर तुमसे पैसे नहीं लूंगा तो घर कैसे चलेगा? लेकिन गोपाल, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। देखो, दोस्ती अपनी जगह और काम अपनी जगह। काम में अगर मैंने दोस्ती निभाई ना तो मेरा धंधा बैठ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हारे जितने पैसे हुए ना उतना मुझे दे देना। तुम्हारा इतने पैसों से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे तो घर का राशन आ जाएगा। गोपाल की बात सुनकर आदर्श का मुंह बंद हो जाता है, जिसके बाद वो सारे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ आदर्श रोज अपने साथ कुछ लोगों को लेकर गोपाल के आलू पूरी के स्टॉल पर खाने के लिए आ जाया करता। धीरे धीरे गोपाल के आलू पूरी का स्वाद अमीर लोगों तक पहुंच जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसे होटल के लोग गोपाल के स्टॉल पर आलू पूरी खाने के लिए आने लगते हैं, जिससे गोपाल बहुत खुश था क्योंकि उससे उसका रोका हुआ काम चलने लगा था। तभी एक दिन वो अपनी पत्नी राधा से बोलता है, राधा, अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपनी एक छोटी सी आलू पूरी की दुकान खोलूंगा, क्योंकि अब मेरा काम बहुत अच्छा चलता है। और ये सब आपके अमीर दोस्त की वजह से हुआ है। अगर वो उस दिन आपके स्टॉल पर आलू पूरी खाने के लिए नहीं आता तो शायद और लोग भी नहीं आते। आपने एक चीज नोटिस की, वो जब भी आता है ना अपने साथ किसी न किसी को लेकर जरूर आता है। आपके दोस्त की वजह से ही आपकी आलू पूरी इतनी फेमस हुई है और अब लोग खुद ही आने लगे हैं। वैसे हाँ, ये बात तुमने सही बोली। अगर वो हमारी आलू पूरी खा के और लोगों को नहीं खिलाता तो शायद हमारा काम चलता नहीं। हाँ, अब आपने कही ना सही बात। आपको लगता था कि आपका दोस्त अमीर होकर आपको भूल गया है, लेकिन नहीं, आपके दोस्त ने आपका साथ दिया, आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद की, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पैसे की मदद करेगा तो शायद आप मना कर देंगे, क्योंकि वो आपकी ईमानदारी से वाकिफ है। मुझे लगता है ना, आपको अपने दोस्त का धन्यवाद करने के लिए उसके होटल जाना चाहिए। हाँ राधा, मुझे मेरे दोस्त को समझने में भूल हो गई। मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ कह दिया। वो बहुत बुरा मान गया होगा। एक काम करता हूँ, उसे माफी मांग के आता हूँ। तुम एक काम करो, जब तक स्टॉल संभालो, ठीक है? गोपाल इतना कहकर अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके होटल में जाता है, जहां वो कुसुम और आदर्श को आपस में बात करते हुए सुन लेता है। सर, मैंने आज तक बहुत दोस्त देखे, लेकिन आपके जैसा दोस्त नहीं देखा। आपने अपने होटल में रहने वाले लोगों को पैसे देकर अपने दोस्त के स्टॉल पर आलू पूरी खाने के लिए भेजा ताकि उसका काम चल सके। उसने आपको ही गलत समझा कि आप उसे घमंड दिखा रहे हो। सर, आप उसे पैसे भी तो दे सकते थे ना। हाँ कुसुम, मैं दे सकता था, लेकिन मेरा दोस्त बहुत ईमानदार है। वो मुझसे पैसे नहीं लेता, इसलिए मैंने सिर्फ उसके काम को बढ़ाने में उसकी मदद करी, जैसे तुमने मेरी की थी जब मैं गरीब था। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। दोनों की बात सुनकर गोपाल की आंखों पर पड़ा अमीर गरीब का पर्दा हट जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से अमीर और गरीब दोनों की ही आलू पूरी का स्वाद सबकी जुबान पर लग जाता है। बरखा का जन्म बारिश के मौसम में हुआ था, इसीलिए उसे बारिश से बड़ा प्यार था। वो हर साल सावन के महीने का इंतजार करती और किसी मोरनी की तरह नाचती। इस बार ये सावन का महीना उसकी किस्मत ही बदलने वाला था, क्योंकि वो जब नींद में सोई हुई थी तभी उसकी माँ विभा उसके पास आकर उससे कहती है, अरे उठ जा बरखा, कब तक घोड़े बेचकर सोती रहेगी? जल्दी उठ और रेडी हो जा, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। अरे माँ, देखने ही तो आ रहे हैं ना, मुझे सोने दो। मैं सोती रहूंगी और वो मुझे देख कर चले जाएंगे। अगर पसंद आ गई तो मुझे जगाकर बता देना और बात भी आगे बढ़ा लेना। उठ जा मेरी माँ, या तेरे ऊपर पानी डालूं तब जगेगी। बरखा अपनी माँ की बात सुनकर डर जाती है और उठकर तैयार हो जाती है। जिसके बाद में आलोक नाम का एक बुजुर्ग अपनी पत्नी शीतल और बेटे विपिन के साथ बरखा को देखने आता है और सबको वो बहुत पसंद आती है। जिसके बाद वो लोग रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी होती है। वैसे तो बरखा अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती थी, लेकिन बरखा की एक गंदी आदत थी जिससे उसके ससुराल वाले अनजान थे, और वो क्या थी ये आगे जानते हैं। ऐसे ही एक दिन वो रसोई में थी कि तभी उसकी सास उसे टोकती है, बहू, ओ मेरी प्यारी बहू, जरा मेरी बात तो सुन। जी माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? बहू, तूने मेरे घर को कितने अच्छे से संभाला है। बहू, मैं तो तुझसे बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने तुझे कभी पानी पीते नहीं देखा। आप भी क्या फालतू की बातें करने बैठ गई? आप चलिए, मैं चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। बारिश का मौसम है, आराम से बैठकर खाना।
तेरी जैसी बहू भगवान सबको दे। जा जा जल्दी लेकर आ। इतना कहकर शीतल हॉल में जाकर बैठ जाती है और बरखा एक कप चाय और पकोड़े लेकर आती है, जिसे देखकर शीतल हैरान होकर सवाल करती है। तेरी चाय कहाँ है बहू? तू बस एक ही कप चाय लाई है, तू नहीं पिएगी क्या चाय? वो माँ जी, मैंने छत पर कपड़े सुखाए हैं, मैं उतार कर लाती हूँ, बारिश का मौसम है। इतना कहकर बरखा छत पर कपड़े लेने के बहाने से चली जाती है और अचानक तेज बारिश होती है। तभी शीतल का पति आलोक भी अपने कमरे से अपनी नींद को पूरा करके उबासी लेते हुए आता है और दोनों चाय पकौड़ों का आनंद लेते हैं। लेकिन तभी शीतल अचानक सोच में पड़ जाती है। कहीं बहू बारिश में फिसल कर गिर तो नहीं गई ना? अभी तक आई नहीं। ऐसा करती एक बार जाकर देख लेती हूँ। हाँ सही कह रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ। शीतल ने ये बोला था, जिसके बाद शीतल और आलोक दोनों छत पर जाकर अपनी बहू को देखते हैं तो बरखा बड़ा सा मुंह फाड़े आसमान की तरफ मुंह खोलकर बारिश का पानी पी रही थी और खुद से बोल रही थी, वाह मजा आ गया। बारिश का पानी पीने का तो मजा ही कुछ और है। बोले तो नेचुरल ड्रिंक। अब जल्दी से 2-4 बर्तन भर लेती हूँ, 10-12 दिन तो पानी चल ही जाएगा। क्या तू बारिश का पानी पीती है? ये क्या सुन रही हो बहू? मैं तुझे बारिश का पानी गंदा नहीं लगता है क्या? अरे माँ जी, आप कब आई? और ससुर जी आप? ये सब छोड़ बहू, अपनी सास की बातों का जवाब दे पहले। हाँ ये सच है माँ जी कि मुझे बारिश का पानी पीना अच्छा लगता है। जब तक मैं बारिश का पानी ना पीऊँ ना तो मेरी प्यास ही खत्म नहीं होती, इसलिए मैंने पानी भर कर रखा हुआ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू हम सबको भी ये बारिश का पानी तो नहीं पिला रही ना? देख अगर ऐसा है तो बता दे, मैं बाजार से पानी लेकर पी लिया करूँगा। अरे तू अपनी सास को पिला ये पानी, मैं नहीं पीता। नहीं ससुर जी, ये सब मेरे लिए है। मैं बारिश के पानी की ही चाय बनाती हूँ और इसी का इस्तेमाल भी करती हूँ। मेरी समझदार बारिश का पानी पीने वाली बहू, जरा ये तो बता, जब बारिश नहीं आती तो तू क्या करती है? और अगर तेरा जमा किया हुआ पानी भी खत्म हो गया तो? माँ जी, हमारे शहर में तो बारिश होती रहती है, इसलिए ज्यादातर पानी कम नहीं पड़ता, और अगर पड़ गया तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यानी मैं शावर के नीचे नहाते हुए वही पानी पी लेती हूँ। बारिश के पानी जैसा ही फील आता है। छी छी छी, राम राम, कितनी गंदी है बहू तू। अगर तूने बारिश का पानी पी लिया हो तब मेरे साथ नीचे चल ले, मेरा बेटा ही बताएगा तुझे आकर। इतना कहकर शीतल आलोक और बरखा के साथ नीचे आ जाती है। सब हॉल में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद विपिन भीगा हुआ ऑफिस से घर आता है। वो ठंड से कांप रहा था और उसे देखकर शीतल कहती है, जब बारिश आ रही थी तो बस से भीग कर क्यों आया? किसी कैब से आ जाता। या बता दे, तुझे भी इस नाच पीटी की तरह बारिश का पानी पीने की आदत तो नहीं है ना? क्या माँ आप भी? एक तो मैं भीग कर आया हूँ और आप हो कि मजाक कर रही हो। अरे यार, कौन पागल आदमी बारिश का पानी पीता है? पीता नहीं, पीती। तेरी बीबी और मेरी बहू पीती है। यकीन नहीं तो पूछ ले इससे। शीतल की बात पर बरखा मुंडी हिलाकर हाँ में इशारा करती है और ये सुनकर विपिन चुप्पी साध लेता है और कमरे में निकल जाता है। कपड़े बदलकर जब वो आता है तो सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और जहाँ सब खाते हुए नॉर्मल फिल्टर का पानी पी रहे थे कि तभी शीतल अपनी बहू को ताना कसते हुए कहती है, देख बरखा, हम तो फिल्टर पानी पी रहे हैं, अभी तू अपना नेचुरल फिल्टर पानी ले आ और पी ले उसे। माँ जी हाँ, मुझे पता है, मैं पहले से ही अपने ग्लास में बारिश का पानी भर कर बैठी हूँ। माँ जी आपको पता है, पहले के जमाने के लोग ऐसे ही बारिश का पानी पिया करते थे और अच्छे से जीते थे। और कुओं में भी तो बारिश का पानी जाता है ना, गाँव वाले भी तो उसे ही पीते हैं। सच में बरखा, मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अरे ये बारिश का पानी कौन पीता है? सब बैठकर खाना खाते हैं और बरखा को सुना ही रहे थे कि तभी फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है और शीतल भी इस बार हर सास की तरह कोई मौका नहीं छोड़ती और अपनी बहू को फिर से ताना कसती है, जा 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 भर ले, तेरे पीने का पानी आ रहा है बहू। शीतल की बात सुनकर बरखा सच में बर्तन उठाए पानी भरने के लिए भाग जाती है। दिन बीतते हैं। बरखा को बारिश का पानी पीने से उल्टी दस्त लग जाते हैं और उसकी तबीयत बहुत खराब थी। ये देखकर उसके ससुराल वाले चिंता में आ जाते हैं क्योंकि वो उससे प्यार जो करते थे। शीतल, आलोक और विपिन जल्द से जल्द डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं और डॉक्टर बरखा को चेक करके बोलता है, जी देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, आपने जरूर कुछ गलत खा पी लिया होगा।
जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है? खाया नहीं डॉक्टर, पिया। अरे बारिश का पानी पिया। दरअसल मेरी बहू को बारिश का पानी पीने की बहुत गंदी आदत है। अरे इसको लगता है वो नेचुरल वाटर है और अच्छा है सेहत के लिए। बताओ जरा आप ही। देखिए डॉक्टर साहब, मैं और मेरा बेटा तो इसको समझा समझा कर थक गए हैं। आप ही कुछ बोल दीजिए, क्या पता आपकी बात ही इसके भेजे में घुस जाए। क्या ये सच बोल रहे हैं? अरे बरखा जी, आपको बारिश का पानी पीने की आदत है? हाँ डॉक्टर, मुझे ना बारिश का पानी ना अच्छा लगता है, वही पीती हूँ। और रोज बारिश नहीं आती इसलिए भर कर रख लेती हूँ ताकि अगली बारिश तक पीती रहूँ। देखिए बरखा जी, वो जमाना अब चला गया। लोग बारिश का पानी भरकर रखते थे और पिया करते थे। आजकल इस एनवायरनमेंट में इतना प्रदूषण है कि बारिश का पानी पीने लायक होता ही नहीं। और तो और नॉर्मल पानी भी पीने लायक नहीं बचा, तभी तो लोग फिल्टर का पानी पीते हैं। देखिए, आप ये सब करके अपनी सेहत से खुद ही खिलवाड़ कर रही हैं। अब डॉक्टर के समझाने पर तुमको कुछ समझ में आया कि नहीं, या और बारिश का पानी ला कर दूं पीने के लिए? बताओ मुझे, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही कर लेंगे। नहीं, मुझे समझ आ गया है कि बारिश का पानी पीने के लिए नहीं होता और मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी। मैंने आप सबको परेशान किया, मुझे माफ कर दो। अब से ये गलती नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। अच्छी बात है बहू, जो तू बीमार पड़ गई। अगर तू बीमार नहीं पड़ती ना तो डॉक्टर नहीं आता, और डॉक्टर नहीं आता तो तुझे ये सब बातें समझ में भी नहीं आती। तू ऐसे ही बारिश का गंदा पानी पीती रह जाती और हो सकता है तुझको कल को कोई बड़ी बीमारी लग जाती, तो तू क्या करती? शुक्रिया डॉक्टर, अब से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं बारिश में बस नहाया ही करूँगी और उसका पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। और इस तरह से डॉक्टर के समझाने पर बरखा को अच्छे से ये बात अपनी बुद्धि में समझ में आती है कि बारिश का पानी पीने योग्य नहीं होता और वो बारिश का पानी पीना हमेशा के लिए त्याग देती है और नॉर्मल पानी या फिल्टर का पानी पीने लगती है, जिससे उसकी सेहत में सुधार होता है और उसकी सास शीतल को भी चैन की सांस आती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब शीतल अपनी बहू का पीछा करती है तो देखती है कि बरखा एक मटकी को लेकर किसी रास्ते से जा रही थी। शीतल उसका पीछा करती है तो पाती है कि उसने अभी भी बारिश का पानी पीना तो छोड़ दिया था, लेकिन अब उसने बरमे का पानी पीना शुरू कर दिया था। लेकिन अब शीतल समझ जाती है कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है, और शीतल ये सोचकर खुश थी कि आखिर उसकी बारिश का पानी पीने वाली बहू ने बारिश का पानी पीना तो छोड़ा।